अफसाने का उन्वान है जी रॉयल पार्क। लक्ष्मी चौक से गले मिलता रॉयल पार्क उसके लिए एक पुरस्रार जगह थी। पुरस्रारियत के पीछे क्या मुहर्रकात थे ये जानने की समझबूझ उसमें नहीं थी। काम से फारग होते ही रेलवे रोड से उस तरफ खिंचा चला जाता था। सारे इलाके में रौनक थी, महफिलें थी, जिंदगी थी, हर तरफ रंगो नूर था। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरों के दफ्तरों में आती जाती खूबसूरत औरतें रॉयल पार्क का माहौल ही किसी और दुनिया का बना देती। ऐसी रंगारंगी में ज़ाहिरी पुरस्रारियत कोई नहीं थी, लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तरों के अंदर के मनाजर अपने तसव्वुरात में देखता तो अपने अंदर एक हैजान महसूस करता। ये सारे तसव्वुरात वहाँ के लोगों के किस्से कहानियों ने उसके जहन में उभारे थे। उसके ख्याल में फिल्मी इश्तिहारों और बड़े बड़े बोर्डों में गर्क दफ्तरों की दीवारों के पीछे अय्याश मर्द और औरतें कपड़े उतारे गुनाह के लिबादे में गुम थे। उसने रॉयल पार्क के बारे बड़े बूढ़ों से किस्से भी बहुत अजीबोगरीब सुने थे। लड़कपन में उसे एक ऐसा बुजुर्ग भी मिलता था जो वहां लगने वाली रॉयल सर्कस के किस्से सुनाते नहीं थकता था। उसके ज्यादातर किस्से इसी बात के गिर्द घूमते थे कि वो सर्कस में जिसे औरत समझता था वो खुसरा निकल आती और खुसरे जैसे डील डोल वाला जिस्म औरत निकल आता। वो बुजुर्ग अक्सर कह उठता था, जब से ये जमीन बनी तब से रॉयल पार्क की मिट्टी ने अपने ऊपर किसी इंसान को बसने नहीं दिया। उसकी मिट्टी हजारों साल रंगमंच के इंतजार में सरकर्दा रही और आखिर अपनी मर्जी के इंसानों से मिल ही गई। लड़कपन में बड़े बूढ़ों की ऐसी बातें और डिस्ट्रीब्यूटरों के दफातर के बाहर लगे बड़े बड़े फिल्मी बोर्डों को देखने का मशगला उसे रोज वहां लाता। रोज ही किसी फिल्म की तशहीर के लिए वहां टांगे तैयार किए जाते। टांगों के चारों तरफ लगे फिल्मी बोर्डों को जब किसी नई फिल्म के इश्तिहारों से सजाया जाता तो एक ही पल में उन आधी दर्जन चेहरों को फौरन पहचान जाता जो पिछली फिल्म के इश्तिहार में मौजूद होते थे। इश्तिहार में बस 2-3 चेहरे नए होते या फिल्म का नया नाम होता। चेहरे, हथियार और कपड़े सब पुरानी फिल्म जैसे ही होते। कभी कभार कोई फिल्मी चेहरा उन दफातर के बाहर नजर आ जाता तो वो दिन उसका यादगार हो जाता। उसे याद था कि बगैर मूंछों के सुल्तान रही को देखना उसके बचपन का सबसे बड़ा झटका था कि किसी का चेहरा मेकअप से इतना भी बदल सकता है। बस ऐसे ही एक दिन डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर के बाहर खड़ा फिल्मी बोर्ड देख रहा था कि अचानक ही सुल्तान राही दफ्तर से बाहर आए। वो आकर उसके पास से गुजर भी गए लेकिन वो पहचान ना सका। वो तो किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा तो उसने अजनबी चेहरे को देखते हुए अपने तखय्युल में पहले उनके होंठों के ऊपर एक बड़ी सी मूंछ का इजाफा किया, स्पाट माथे पर बल डाले, चेहरे पर मौजूद मुतरन्नम मुस्कुराहट को गरजदार कहके में बदला, फिर उनकी पेंट शर्ट को धोती कुर्ते में तब्दील किया, स्पाट सीने को आधा फुट बाहर निकाला, बगलों के नीचे मुसम्मी भर खला पैदा किया, फिर कहीं जाकर वो शख्स सुल्तान राही बना। हकीकी शख्सियत से कितना दूर था वो अदाकार। शायद उन हकीकी चेहरों की तलाश में वो रोजाना वहां आता था। उसे उन डिस्ट्रीब्यूटरों के दफ्तरों से एक खास तरह की दूरी वाली उनसियत हो गई थी। चाहते हुए भी वो सारी जिंदगी उन दफ्तरों के अंदर ना जा सका। राही साहब मर गए, फिल्में बनना बंद हो गईं, डिस्ट्रीब्यूटर भाग गए, खाली दफ्तरों में प्रिंटिंग प्रेस लग गए, सजी सजाई औरतें ना जाने कहाँ गुम हो गई। लेकिन उसकी कभी हिम्मत ही ना हुई कि किसी बिल्डिंग के अंदर जाकर झांक सके कि वहां अंदर क्या बीती थी। दहाइयों पर मुहित वक्त के दौरान उसने इस चाय खाने से उस पान सिगरेट की दुकान तक आते जाते एक नगरी को बेआबाद होते देखा। कितने ही चेहरे देखते देखते नजरों से ओझल हो गए। बिल्डिंगों के ग्राउंड फ्लोर में से दुकानें निकल आईं। कौन मरा, कौन परदेसी हो गया, इन सब बातों का हिसाब उसने कभी रखने की कोशिश ही नहीं की थी। रखता भी तो कैसे, वहां हिसाब रखने थोड़ी आता था। रॉयल पार्क के दरो दीवार देखते देखते वो खुद लड़के से एक उधेड़ उम्र शख्स बन गया जिस पर गृहस्थी के वबाल चारों तरफ से हमलावर थे। वो खुद एक रॉयल पार्क बन गया था जिस पर प्रिंटिंग प्रेसों की बजाय जिम्मेदारियों के हमले चारों तरफ से जारी थे। उसकी जिंदगी बीवी बच्चों का पेट भरने तक ही रुकती चली जा रही थी। फुर्सत के चंद लम्हात वो रॉयल पार्क के किसी चाय के खोखे पर गुजारता कि थोड़ी बहुत मुसर्रत हासिल कर लेता और चंद पुराने चेहरों से सलाम दुआ के बाद अपनी बेतरतीब सोचों में गलता वहीं
वहीं बैठा बिल्डिंगों को घूरता रहता। चाचा शकूरा भी उन पुराने चेहरों में से एक था जो अब भी नजर आते रहते थे। एक दिन ऐसे ही पास बैठे बैठे शकूरा खुद ही उससे बात बढ़ाने लगा। शकूरा उन चंद आखिरी लोगों में से था जो नगरी जलने के बाद अपनी भी राख बनने का इंतजार कर रहे थे। भले वक्तों में लाइटमैन रहने वाले शकूरे के पास हीरो हीरोइनों के चेहरों पर 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री से लाइट फेंकने के कुछ वाकयात थे जिन्हें वो दोहराता रहता। दिन को रात और रात को दिन करना खुदा के बाद फिल्मों में उसी के हाथ में था। वाकयात सुनाने के दौरान कहीं कहीं लोगों से नाज जहां का जिक्र भी छेड़ देता। बात पट जाती तो साथ लेकर मेन से 2 गलियां पीछे एक बिल्डिंग में ले जाता, वरना किसी नए बंदे के साथ किससे छेड़कर बैठ जाता। शकूरे की बातें सुनते हुए वो चाय में मगन था कि शकूरा अचानक कहने लगा, क्या बात है जब्बारे, आज बड़े परेशान बैठे हो? परेशान तो तू हर वक्त ही रहता है, मगर आज तो हवाइयां ही उड़ी हुई हैं। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, फिर बताना ही पड़ा कि रोज रोज की घरेलू चिकचिक और झगड़ों से तंग आकर बीवी ने हुक्का पानी पिछले 2 महीने से मुकम्मल बंद किया हुआ था। अब 2 दिन से घर के दरवाजे भी बंद थे। ये लूंगा तो घर जाऊंगा। साथ ही उसने राशन वाली पर्ची भी निकाल कर शकूरे के आगे कर दी। चल प्यारे, तेरे हर दुख का इलाज बस नाज जहां के पास है। आज मेरे साथ चल। और चल तो सही। मगर शकूरे, मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं। कल दुकानों का किराया आया था, सबके खाते आधे आधे नीचे लाने के बावजूद भी कोई उधार देने को तैयार नहीं। बस ये 2000 ही बचे हैं, इनका क्या करूंगा? ऊपर से तू कह रहा है कि ये भी नाज जहां के साथ गुलछड़े उड़ाने में उड़ा दूं। जब्बारे, तू चल तो सही, उसके पास तेरे सारे इलाज हैं। इतना कहकर शकूरा उठकर चल पड़ा, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। चंद कदम आगे जाने के बाद शकूरे ने पीछे मुड़कर उसी तरह बेंच पर बैठे देखा तो वापस आकर उसका बाजू पकड़कर अपने साथ तकरीबन घसीटता हुआ चलने लगा। 2 गलियां मुड़ने के बाद ही दोनों मंजिल पर पहुंच गए। बिल्डिंग तकसीम से पहले के ज़माने की बनी हुई थी। मरकजी दरवाजे का नर क्वाड़ ऊपरी कब्जा उखड़ने के सबब निचले कब्जे के सहारे बिल्डिंग से जिस्मो जहां का रिश्ता निभाए दूसरे पट से मुंह मोड़े किसी नशई की तरह हवा में झूल रहा था, जबकि मादा क्वाड़ दीवार के बाहरी हिस्से से सहमा हुआ चिपका था। उस क्वाड़ को पता नहीं क्या आर्जा लाहिक था कि दीवार के साथ लगाने के लिए उसके आगे डबल ईंट पड़ी थी। दोनों पट कुंडी वाले रिश्ते से आज़ाद बिल्डिंग के मकीनों की हिफाजत से बेनियाज अपनी अपनी हालतों में नीम मुर्दा थे। दरवाजे के ऊपर रोमन में लिखे किसी हिंदू सेठ का नाम इंसानी बलवे की बजाय वक्त के बलवे की दस्तबुर्द में था। दोनों कुआड़ों के टूटे रिश्ते को हैरत से देखता, हिंदू सेठ के ज़माने को याद करता, मोटरसाइकिलों से अटी द्योड़ी से आड़ा तिरछा होता शकूरे के पीछे पीछे चलता वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। बिल्डिंग से 10-12 कदम पीछे वो नाज जहां के जिस्म के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब वो बिल्डिंग के मस्मार होते करो फर में गलता था। प्रेस की जोरदार धम धम और लई की बू ड्योड़ी के आखिरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते कायनाती रिदम और बू में बदल चुकी थी। तारीख सीढ़ियों से गुजरता पहली मंजिल पर पहुंचा, जहां उसने रोशनदान से आती रोशनी में फिल्मों के दर्जनों फीतों के रोल देखे जिन पर मार्कर से बशीरा लिखा हुआ था। बाएं तरफ वाली दीवार पर खून में नहाया सुल्तान रही धोती कुर्ता पहने गंडासा हाथ में पकड़े किसी को खूनी निगाहों से देख रहा था। सर उठाकर उसने मजीद देखा तो सुल्तान रही के ऊपर मुस्तफ़ा कुरैशी के वजूद को मकड़ियों ने अपने जाले में लपेटा हुआ था, जिसके पैरों में बहार बेगम दुपट्टा रखे मलतजी निगाहों से देख रही थी। फीतों के साथ साथ चलता वो राहदारी के दूसरे सिरे पर आया, जिसकी दीवार से परे किसी मशीन के चलने की आवाज़ आ रही थी। मशीन के शोर में उसने शकूरे की बातों पर ध्यान दिया तो उसकी सुई नाज जहां की बजाय अब नूर जहां पर आ चुकी थी। अब वो शाहनूर स्टूडियो को सैयद शौकत रिजवी और नूर जहां की मोहब्बत की लाजवाल निशानी साबित करने की कोशिश कर रहा था। राहदारी के अख्ताम पर एक बार फिर सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। वो एक बार फिर शकूरे के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। इस बार सीढ़ियों के अख्ताम पर कालका फिल्म का इश्तिहार पेंट था, जिसमें सुल्तान रही और अंजुमन पेंटे शर्टें पहने खड़े थे। चंद बेनामी फीतों के रोल एक दूसरे के ऊपर पड़े एक दूसरे को दफन करने की कोशिश कर रहे थे।
फीतों के साथ साथ एक बार फिर राहदारी थी जिसमें लई की बू और मशीनों की आवाज़ थी, लेकिन इस राहदारी में शकूरा शाहनूर स्टूडियो को ताजमहल से बड़ी मोहब्बत की निशानी साबित करने की कोशिश कर रहा था। फिर यकदम अपनी जारी बात को रोकते हुए बोला, लो जी, आ गई नाज जहां की जन्नत, उस दुनिया में ले जाएगी कि याद ही करोगे। लोग मुझे भी दुआएं देते जाते हैं कि क्या शानदार औरत से मिलाया। सारी थकावट और परेशानी को ऐसे चूस लेती है जैसे कोई भूखी जोंक हो। ताले चाबी खेल के अलावा ऐसा मसाज करती है कि क्या कहना। इतना कहकर शकूरा एक दरवाज़ा धकेलता नज़रों के सामने से गायब हो गया। उसके पीछे वो भी दाखिल हो गया। पहली आवाज़ जो उसकी समात से टकराई उसने उसे दरवाजे के साथ ही खड़ा कर दिया। एक भूला बिसरा पंजाबी गाना उसके कानों में शहद घोलने लगा। जान कढ़ लईया बेईमाना, जान वाली गल करके, हवरे क्यों डर लगदा, हाय मैं रह जावा दिल फड़ के। वो दरवाजे के साथ ही खड़ा होकर सोचने लगा कि आगे बढ़े या ना। इतने में शकूरा एक दरवाजे से बाहर झांका और अंदर आने का इशारा किया। वो झिझकता दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। नाज जहां गाना गाते शीशे में उसके अक्स का जायजा लेने लगी। फिर एकदम मुड़ी और उसका सरता पांव जायजा लेने लगी। उसने भी एक भरपूर निगाह उस पर डाली। वो एक फरबा मायल जिस्म की 50 साला औरत थी। रॉयल पार्क की गलियों में आते जाते उसे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन वो हमेशा उबाए में होने की वजह से जिस्म के खदोखाल यूं नुमाया नहीं होते थे। सादा शलवार कमीज में पेट बाहर को निकला होने के सबब अच्छी खासी छातियां मध्यम पड़ी हुई थी। रंग गोरा था, लेकिन मेकअप के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से चेहरे पर डार्क शेड नुमाया था, क्योंकि गर्दन का रंग चेहरे की निस्बत ज्यादा फेयर था। मोटे मोटे होंठ बाहर को निकले हुए अच्छा तासुर दे रहे थे। पूरा चेहरा देखकर यूं लगता था जैसे शेर का चेहरा इंसानी चेहरे में बदला हो। कुछ देर उसने नजरों में नजरें डाले रखीं, फिर झेंप कर कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे में एक तरफ फर्श पर पेंटर बैठा कागज पर तस्वीरें बनाने में मगन था। कमरे में एक तरफ फर्श पर पेंटर बैठा कागज पर तस्वीर बनाने में मगन था। सामने सोफे पर एक्स्ट्रा लेटा सो रहा था। विग लगाए, जाली मूछें टिकाए, वो 60-62 की उम्र में भी किसी मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। शायद गेटअप में सो रहा था, इसलिए सुकून में था। दोनों अक्सर रॉयल पार्क की गलियों में उससे टकराते रहते थे। बेईमाना, एक्स्ट्रा के साथ सोना है तो सो जा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो माने ना माने इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। मुझे देखने आए हो या इस सांड को जिसे सवाए ठूंसने और सोने के और कोई काम ही नहीं। कहता है जो काम करना था फिल्मों में कर लिया, अब मरने तक मेरा खून चूसेगा। वो देखे पेंटर साहब भी राही साहब की तस्वीरें बना बनाकर जिंदगी पास कर रहे हैं। कहते हैं हाथ अब और कोई काम करना भूल गए हैं। पेंटर जी दिखाओ आज क्या बना रहे हैं। पहले तो पेंटर मुतवज्जो ही ना हुआ, लेकिन जब उसने चिल्लाते हुए तस्वीर दिखाने का कहा तो पेंटर ने लकड़ी का बोर्ड पलटाकर दिखाया। कागज पर सर सैयद अहमद खान की तस्वीर तकरीबन तकमील के मराहल में थी, लेकिन थोड़ा सा गौर करने पर जब उसने सर सैयद की रूमी टोपी और भरपूर दाढ़ी मूंछ को हटाकर देखा तो नीचे से सुल्तान राही झांक रहा था। ये किस बाबे में राही जी को डाल दिया? नाज जहां ने हाथ मलते हुए इस्तफसार किया। पेंटर ने कोई जवाब ना दिया। पास खड़ा शकूरा बोला, राही जी को बाबे में नहीं डाला, सुल्तान राही पर सर सैयद का मेकअप कर दिया है। बड़ा कलाकार है हमारा पेंटर। ये तो सर सैयद और राही जी दोनों के नैन नक्श मोटे हैं, इसलिए काम आसान हो रहा है। इसने तो राही जी को गांधी और कायदे आजम तक का मेकअप करवा रखा है। इसकी तस्वीर देखकर एहसास होता है कि सारे बंदे एक तरह के ही होते हैं, बस मेकअप करके बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। इससे पहले कि शकूरा कुछ और कहता, पास खड़ी नाज जहां अलमारी के ऊपर हाथ मारकर कुछ टटोलने लगी। अलमारी के ऊपर से रोल किया एक कागज उतारा और उसके आगे करते हुए बोली, लो जी, सुल्तान दास राही चंद गांधी। तस्वीर वाकई शानदार थी। जिस्म गांधी जी की तरह नहीफ था। धोती के ऊपर बाकी जिस्म पर कपड़ा लिपटा हुआ था। डंडे की जगह गंडासा पकड़ा हुआ था। सुल्तान राही के चेहरे को गांधी जी के चेहरे की तरह कमजोर कर दिया था, जिसकी आंखों पर गांधी जी वाली हल्की फुल्की ऐनक टिकी हुई थी। सुल्तान राही के होंठों पर गांधी की ट्रेडमार्क
मुस्कुराहट एक अजीब सा तासुर दे रही थी। नाज जहां ने उसका ध्यान अपनी तरफ करवाते हुए कहा, हमारे पेंटर जैसा कोई नहीं। इसने राही साहब की फिल्मों के इतने इश्तिहार बनाए हैं कि इसकी आंखों पर पट्टी भी बांध दी जाए तो फिर भी राही साहब की तस्वीर बना दे। उनकी बातों से बेनियाज पेंटर एक बार फिर अपनी तस्वीर बनाने में मगन था, जबकि एक्स्ट्रा पहले की तरह करवट लिए सोफे पर सोया हुआ था। बस जी मैं ज़रा तैयार हो जूँ, फिर सामने स्टूडियो में चलते हैं, नाज जहां आंखों में सुरमा लगाते हुए बोली। इससे पहले कि वो या शकूरा कोई जवाब देते, बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और दूसरे ही पल मोजी जनाना कमरे में दाखिल हो गया, जिसे वो रोज़ ही रॉयल पार्क की गलियों में इधर उधर आवारा घूमते देखता था, जिसे कोई ना कोई लड़कों की टोली हर वक्त घेरे रखती थी। पतली सी टी शर्ट के नीचे हर वक्त 32 इंच का ब्लाउज पहने रखता, टाइट जीन्स के अंदर पतली पतली टांगों पर भारी कूले एक पल में जज्बात को भड़काने के लिए काफ़ी थे। गले में लटके बैग की स्ट्रिप उसकी टी शर्ट के ऊपर से छातियों के दरमियानी दर्ज से गुजरते हुए छातियों के उभारों को 32 से 34 में बदल रही थी। क्या बना फिल्म का, होगी पास? मैंने आज फिर मियाँ तुफैल को कहा था सेंसर बोर्ड के अफसरों से बात करने का, कहता था बात करेगा। हुआ कुछ? बोलता नहीं। नाज जहां बोलती चली गई। मोजी जनाना एक उचटती निगाह उस पर डालते हुए बोला, हो गया जो होना था, सारे मौलवी पीछे पड़ गए। फिल्म किसी ने देखी दिखाई है नहीं, ट्रेलर देखकर ही सेंसर वालों को धमकियां दे रहे हैं, और वो सेंसर वाले पहले ही फिल्में रोकने के लिए तैयार बैठे हुए। ना काका, ये फिल्म अब तोड़नी चढ़ेगी। मौलवी जब पीछे लग जाए तो समझो हो गया काम। एक्स्ट्रा जो कि सोया हुआ था सोफे से उठते हुए बोला। एक्स्ट्रा की बात काटते हुए मोजी बोला, आज हम सब एक्टर और टेक्नीशियन मिलकर सेंसर वालों के पास गए थे। वहाँ कोई था ही नहीं, बस एक चपड़ासी था और एक सफाई वाला। हम चपड़ासी से अभी पूछ ही रहे थे कि बोर्ड के मेंबर कब आते हैं, कि सफाई वाला जाकर आधी दर्जन तबलीगियों को ले आया। तबलीग से जान छुड़ाई तो लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर निकले। अम्मी, कुछ लोग तो हमसे तौबा करवाने के दरपे थे और कुछ मुझे पीछे से चप्पे दे रहे थे। वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बाहर के मुल्क से वापस आए कि नहीं? नाज जहां ने तशवीश से पूछा। नहीं अम्मी, उन्होंने कहाँ से आना है, वो तो शायद पहले ही इस ताड़ में थे कि फिल्म बैन हो और वो बाहर के मुल्कों में जाकर खप डाले। कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क फिल्म दिखाकर हमदर्दियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। फिल्म सिनेमा में लगे ना लगे, उनकी बला से उनकी अपनी फिल्म पूरी दुनिया में चल रही है। पेंटर बोला, मैं कल शाहनूर गया था, वहाँ चंद सियाने कह रहे थे अब लोग सिनेमा में फिल्म दिखाने के लिए कम और बैन कराने के लिए ज़्यादा बनाते हैं। एक्स्ट्रा जो कि अब मुकम्मल तौर पर जाग चुका था, उसने भी बात में हिस्सा लेना ज़रूरी समझा। ले भला, ये भी कोई फिल्म हुई? ना कोई एक्स्ट्रा, ना कोई गाना, बस कहानी और 3-4 अदाकार, ना हंसी खेल। सारी फिल्म में बस वही देते रहो। वो क्या कहता था ये मोजी? हाँ, पैगाम। अब मौलवियों ने छील दिया ना, तो इसका बचना बहुत मुश्किल है। मोजी, तू अपने आप को बचा कर रखना, सारे तेरा ही नाम लगा रहे हैं कि फिल्म तेरी वजह से बैन हुई है। नाज जहां तड़प कर बोली, खैरी सल्ला, जुबान पर अच्छी अच्छी बातें लाओ। मेरे बेटे को किसी ने कुछ क्यों कहना है? जैसा उन्होंने रोल दिया वैसा इसने कर दिया। मेरा पुत्र तो हफ्ते दो हफ्ते के लिए इधर उधर हो जा। मौलवियों के मुंह को खून लग गया है। पेंटर, एक्स्ट्रा, शकूरा, नाज जहां और मोजी की सारी गुफ्तगू में वो लाताल्लुक सा एक कुर्सी पर बैठा था कि अचानक नाज जहां की नज़र उस पर पड़ी तो शकूरे से बोली, जा इन्हें स्टूडियो में बिठा, ये फिल्म वाली परेशानी तो बढ़ती जा रही है, मैं अभी आती हूँ तैयार होकर। शकूरा अपनी जगह से उठा, उसे अपने साथ लेकर सामने वाले कमरे में आ गया। स्टूडियो का सुनकर उसे पहले तो हैरत हुई थी, लेकिन वो तो वाकई किसी स्टूडियो जैसा था। दरवाजे के सामने बेड था, जिसके दाएं बाएं और पैरों की तरफ बड़ी बड़ी लाइटों के स्टैंड थे जिन पर लाइटें लगी हुई थी। कमरे के एक तरफ राशन का ढेर लगा था। छत तक लगे आटे के तोड़े, दालों और चीनी के पैकेट, घी और पत्ती के डब्बे कमरे की फिजा को किसी किराने की दुकान की तरह महका रहे थे। वो सब कुछ हैरत से देखने लगा तो शकूरा बोला, मियाँ तुफैल हर महीने नाज जहां को राशन भिजवा देता है और हम अपनी बरादरी में बांट देते हैं। बेचारे सारे ही फिल्मों के बाद रुल गए हैं। ऊपर से ये बैन फिल्में बनाने वाला नया फैशन चल पड़ा है। लोग थोड़ी देर
थोड़ी देर के लिए सिनेमा में सुकून लेने आते हैं और नई फिल्मों वाले उन्हें दुख देकर रवाना कर देते हैं। तुम बैठो यहाँ, मैं नाज जहाँ को भेजता हूँ। ये कहकर शकूरा बाहर चला गया और वो अकेला वहाँ बैठा सोचने लगा वो यहाँ आया क्या करने। ना उसे नाज के जिस्म में कोई दिलचस्पी थी, ना उसके पास पैसे थे। वो पहले ही परेशान था, अब नाज भी परेशान है, तो वो यहाँ करने क्या आया है। यही सोच रहा था कि बाहर से मोजी जनाने और नाज के लड़ने की आवाज़ें आने लगीं। कुछ देर वो माँ बेटे की आवाज़ों पर कान लगाए बैठा रहा। माँ उसे कुछ दिन गायब होने का कह रही थी और वो कह रहा था कि उस जैसों को आज़ादी चाहिए, लोगों को उन्हें मानना ही पड़ेगा। कुछ देर ऐसे ही रहा, फिर आवाज़ें आना बंद हो गईं। उसे वहाँ बैठे बैठे कोफ्त होने लगी कि आखिर वो करने क्या आया है। कई बार ख्याल आया कि उठकर चला जाए, लेकिन फिर भी बैठा रहा। आखिर वो उठा ही था कि शकूरा अचानक अंदर आ गया। नाज नहीं आ रही, मोजी की वजह से परेशान हो गई है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक तोड़े में घी, चीनी, दालें डाल देता हूँ, उसके साथ तुम एक आटे का तोड़ा भी ले जाओ। मियाँ तुफैल बड़ा एतबार करता है नाज पर, इसीलिए हर महीने 100 बंदों का राशन भिजवाता है। हमने भी कभी किसी का हक नहीं मारा, हमेशा हकदार को हक दिया है। इतना कहते हुए शकूरा तेज तेज हाथ चलाते हुए राशन तोड़े में डालने लगा। जब्बार को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करे। इतने में शकूरे ने 2 तोड़े उसके आगे कर दिए। उसने दोनों तोड़े पकड़े और शकूरे के पीछे स्टूडियो से बाहर आ गया। सामने खुले दरवाजे से उसने देखा मोजी जनाना माँ की गोद में सर रखे लेटा था और नाज उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। दोनों की नज़रें चार हुईं। नाज ने उसके हाथों में तोड़ों को देखा, लेकिन वो रुके बगैर गुजर गया। सीढ़ियाँ उतर कर गली में पहुंचा तो वो हाँप रहा था। गली के दोनों तरफ खड़ी बिल्डिंगों को उसने गौर से देखा। रॉयल पार्क, जो उसकी नज़रों में कब का मुर्दा हो चुका था, एक बार फिर सांस लेता महसूस हो रहा था। जी शुक्रिया जी।